आज हम बात करेंगे विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, इस पे चर्चा करेंगे। विद्युत सेल का आंतरिक क्या प्रतिरोध, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध जो शब्द है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध जो शब्द है इसका जो अर्थ है हम लोग यही समझते हैं कि ये क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है, किसके प्रवाह में, धारा के, ठीक है। इसीलिए उसका नाम रखा गया प्रतिरोध। रोधक उत्पन्न करता है, धारा अगर तेजी से बह रही है तो उसके गति को धीमा कर देता है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें धारा बहुत धीमा बहती है, अर्थात उसकी चालकता कम हो जाती है। चालकता मतलब चलने की क्षमता। तो जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चलने की क्षमता कम हो जाएगी, जब प्रतिरोध कम होगा तो चलने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, मतलब धारा तेजी से बहेगा, ठीक है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है ये सेल के अंदर के प्रतिरोध की बात करता है। जब किसी सर्किट को सेल से आप जोड़ते हो तो इलेक्ट्रिक जो करंट है, विद्युत जो धारा है, वो केवल सेल के बाहर ही नहीं प्रवाहित होती है, सेल के अंदर भी प्रवाहित होती है। जैसे कल हम लोग बताए, आपको फिगर भी ड्रा किया था, एक सेल बनाया था हमने इस तरह से, एक कंटेनर लिया गया था यहाँ पर, ठीक है, और इसमें हमने दो प्लेट ऐसे डाल दिया था। ये दो प्लेट हैं जिसको हम धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे ये दो प्लेटें हैं, ठीक, देखिए। और इस सेल के अंदर ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसका विलयन है ये, ठीक। जब आप सेल के इन दोनों टर्मिनलों को, टर्मिनल दैट इज ये धन और ऋण इलेक्ट्रोड की बात हम कर रहे हैं, इनको जब हम किसी तार से ऐसे जोड़ देते हैं तो इस तार में धारा का प्रवाह चालू हो जाता है, इसमें धारा बहने लगता है, ठीक। हम लोग को केवल पता है कि ये धारा केवल तार में बह रहा है, लेकिन ये आपकी गलत सोच है। ये धारा तार में तो बह रहा है लेकिन सेल के अंदर भी बह रहा है, देखिए। ये धन है और ये सेल के बाहर धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है, लेकिन सेल के अंदर धारा का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है। ये आई सेल के अंदर भी फ्लो करती है, ठीक। तो सेल के बाहर जो तार है उसमें जब धारा बहता है तो उस धारा की गति को जो प्रतिरोध धीमा करता है उसे हम बाह्य प्रतिरोध आर कहते हैं, क्योंकि सेल के बाहर है वो। लेकिन सेल के अंदर जब धारा बहती है तो सेल के अंदर भी रुकावट उत्पन्न होता है। धारा ऐसे मनमानी अंदर नहीं बहती, इसके अंदर भी रुकावट होती है, तो उसी रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कहते हैं। जब तक दो अंदर और बाहर धारा बहेगी नहीं, ठीक है, तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट होता है तो भी धारा बहती है। अगर सोचिए केवल यहाँ से धारा यहाँ तक आती, ठीक, और इसके अंदर नहीं बहती तो ये धारा चलेगी ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। जैसे एक तार है, सोचिएगा ये हमने एक बल्ब सेल लगा दिया ऐसे ऐसे, ये सेल है, हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, स्विच। जब आप स्विच को दबाएंगे, इसको इसमें सटाएंगे तो सर्किट आपका क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया, धारा बहने लगी। लेकिन सोचिए अगर ये स्विच खुला हो, यानी ये दोनों तार जुड़े ना हो, तो क्या धारा बहेगी? नहीं बहेगी। उसी तरह से अगर इसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता तो फिर बाहर वाले में भी धारा नहीं बहती, ये खुले स्विच की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर धारा इसमें बह रही है तो ये पूरा एक बंद परिपथ बन गया है। ठीक है, और बंद परिपथ का मतलब बाहर तो बंद दिख ही रहा है, अंदर भी एक परिपथ है, और अंदर जो परिपथ है उसी परिपथ से होके धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो धारा बह रही है ऋण से धन की ओर, उस धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है या उसके गति को धीमा करने का काम करता है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन अब सोचना यह है कि सेल के अंदर जब धारा बहती है तो रुकावट कौन पैदा करता है? क्या है सेल के अंदर जो उस धारा को रोकने का काम करता है? तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो विलयन है, विलयन कल भी हमने बताया था कि जब किसी पदार्थ को खोला जाता है तो अपने आयन में टूट जाता है, वो आयन उस विलयन में उपस्थित होते हैं। तो अगर ये विलयन है तो जिस भी पदार्थ का ये विलयन होगा वो पदार्थ उसके आयन उसमें उपस्थित होंगे। तो जब धारा बहती है तो वो आयन से टकराती है। समझ में आई बात? वो आयन से क्या करेगी? टकराएगी, और जब टकराएगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जब धारा चलेगी उसके अंदर तो आयनों से क्या करेगी? टकराएगी, और जब टकराएगी तो उसकी गति हो जाएगी धीमा। अब मान लो रोड पे आप चल रहे हो, ठीक है, और रोड पे भीड़ है, वही में लड़ते जा रहे हो, तो क्या तुम्हारी गति बढ़ेगी? धीमा हो जाएगी। उसी तरह से जब धारा ऋण से धन की ओर आती है तो उस विलयन में जो आयन है उन आयनों से टकराती है, और जब टकराएगी तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। ठीक है, यानी गति क्या हो गई? धीमा हो गई। तो ये जो रुकावट उत्पन्न हुआ इसी को हम क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आ गई बात? धारा का सेल के अंदर अवरोध किससे हो रहा है? आयनों से। किससे हो रहा है? और ये आयन किसमें है? विलयन में। किसमें है? विलयन में, या हम यूं कहें घोल कहें। ठीक है, चाहे विलयन कहें या घोल कहें, उसी में ये आयन उपस्थित हैं, और इन्हीं आयनों के कारण सेल के अंदर जो धारा बह रही है उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर उपस्थित जो घोल है, जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वही धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गई बात? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अगर कोई पूछे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को से आप क्या समझते हैं, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्पष्ट कीजिए, तो आप सिंपल शब्दों में कहें कि सर, सेल के अंदर उपस्थित घोल ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, क्योंकि घोल ही सेल के अंदर प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करते हैं, लिखेंगे। अवरोध मतलब रुकावट। देखो, रोड है ना, रोड पे जब गाड़ी से आप जाते होगे या ऐसे साइकिल से चलाते हो तो बोर्ड पे लिखा रहता है गति अवरोधक, कृपया धीरे चलें। लिखा रहता है, या जगह जगह पर ब्रेकर बना होता है, लिखा रहता है अवरोधक, गति के लिए अवरोधक है, कृपया गाड़ी को धीरा चलाएं। तो अवरोधक का मतलब ही होता है रुकावट। समझ में आई बात? उसी को फिजिक्स के भाषा में प्रतिरोध कहा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो अवरोधक है वो इंसान या बाइक के गति को धीमा करता है,
और ये जो अवरोधक है ये धारा के गति को धीमा करता है, इसलिए इसे प्रतिरोध कहा गया और उसे अवरोध कहा गया। अवरोध से ही प्रतिरोध बना है। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे किसी सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर उपस्थित विलयन या घोल ही सेल का क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, सेल के अंदर जो विलयन है या घोल है वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, क्योंकि उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य के आयन धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। हमने कहा सेल के अंदर जो विलयन है वो विलयन ही सेल का क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध। और क्यों कहलाता है? क्योंकि विलयन में जिस पदार्थ को आपने घोला है ना, उस पदार्थ के आयन उपस्थित होते हैं और वही आयन इसके अंदर जब धारा बहती है तो उस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि सेल का घोल ही सेल का क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि यह आंतरिक प्रतिरोध कैसे बढ़ जाता है और कैसे कम होता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फटाक से नोट करें फिर आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे कि ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आर, स्मॉल आर, ठीक है, ये निर्भर किस पर करता है? ये किस पर निर्भर करेगा? क्या करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, क्या करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाएगा, अगर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमने एक सेल की बात कर ली, ठीक, लेकिन सोचिए अगर बैटरी है तो बैटरी में क्या होगा? ऐसे कई सेल होंगे। देखिए बैटरी होती क्या, पहले समझ लीजिएगा। आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी लगी होती है, ठीक है, ऐसे बड़ी सी होती है, उसमें देखिए ऐसे प्लेटें लगे होते हैं, ये प्लेट ही बैटरी के क्या है? सेल हैं। ये प्लेट जो है ये बैटरी के क्या है? सेल है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो मान के चलिए इसमें टोटल 24 प्लेट होंगे, 12 एनोड होंगे और 12 कैथोड होंगे, तब जाके 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी। ऐसे सब प्लेट लाइन से उसमें लगे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लेटें हैं, देखिए इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड बन गया,
और जो ये बड़ी वाली प्लेटें हैं इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है, ये एक हो गया। ठीक, अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। ठीक है, बैटरी में लिखा रहता ऊपर जहां पर आप ऐसे फंसाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला होता है, देखिए इससे जितनी भी प्लेटें हैं ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और जो निगेटिव वाले से जुड़ा है ये सब निगेटिव हो जाएंगे। देखिए 4 पॉजिटिव हैं, 4 नेगेटिव है, कुल 8 प्लेट हैं। अगर देखा जाए तो 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव मिलके 4 सेल बनाएंगे। तो भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से एक सेल बनता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल, ये एक सेल 4 सेल बना। समझ आएगा? अब देखिए इसके अंदर हम लिक्विड भर देते हैं बैटरी में, ये होता ही नहीं होता है, क्या भरा होता है बैटरी में? जो घर पे इन्वर्टर है, इन्वर्टर वाली बैटरी, उसके अंदर क्या भरा रहता है? हाँ, एसिड वाटर, मतलब एसिड भी और वाटर भी दोनों। केवल एसिड भरें तो क्या हो जाएगा? सोचिए, अगर उस बैटरी में केवल तेजाब भरें तो क्या हो जाएगा? क्या? बैटरी खराब हो जाएगी। और यदि खाली पानी भरे तो, अब दोनों मिला दे तो क्या हो गया भाई? चीनी खा तो शुगर हो गई, ढेर पानी पिया, पानी पीला तो हाइड्रेशन हो गई, दोनों मिला ला तब सोचो यहाँ पर अगर केवल तेजाब डाल रहे हो तो क्या हो जा रहा है, केवल पानी डाल रहे हो तो क्या हो जा रहा है, दोनों मिला रहे हो तो बैटरी चकाचक हो जा रही है। ऐसी बात नहीं है, अब इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप जानेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा और क्या करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, ये चीज जानना है। और सबसे बड़ी चीज ये जानिए कि अगर आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का ज्यादा या कम हो रहा है तो उससे सबसे बड़ी समस्या हो जाती है बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। समझ में आई बात? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा तो दोनों कंडीशन में उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध के अधिक या बहुत कम हो जाने से। तो ये कैसे अधिक हो जाएगा और कैसे कम हो जाता है वो चीज हम यहाँ पर आज जानेंगे। उसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आंतरिक प्रतिरोध की क्या निर्भरता। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पहला निर्भरता समझिएगा, समझ लीजिए, लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला जो इसका निर्भरता है, नंबर 1, पहला जो निर्भरता है वो ये है प्लेटों के बीच की दूरी। क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। ये जो प्लेटें हैं ना, ये इनके बीच की जो है दूरी है, अगर ये दूरी आप बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी यदि आप बढ़ा देंगे ना, दूर दूर प्लेट लगा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? क्या हो जाएगा कि उनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाने से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा? सपोज करिए कि एक प्लेट यहाँ पर है और एक प्लेट चौराहे पर है और बीच में विलयन भरा हुआ है। धारा जब यहाँ से चौराहे तक जाएगी उस विलयन से होकर के, तो इतने बीच में ज्यादा आयन मिलेंगे, हर आयन से टकराएगी तो उसकी गति धीमा होते होते वहां जाते जाते बहुत धीमा हो जाएगी। तो गति जब धारा की धीमा हो गई, इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया? ज्यादा हो गया।
समझ में आई बात। लेकिन सोचिए अगर वो प्लेट बहुत पास हो तो धारा को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में बहुत कम समय लगेगा और टकराना बहुत कम पड़ेगा। तो जब कम टकराएगी तो उसकी गति कम धीमा होगी, इसका मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात। इसलिए पहली जो निर्भरता है वो ये है प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। तो जब भी बैटरी आप बनाते हैं तो सेलों को पास पास रखिए, दूर दूर अगर रख देंगे, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली निर्भरता है प्लेटों के बीच की दूरी। पहली निर्भरता यही है, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, प्लेटों के बीच की जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। इसलिए आंतरिक प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो अगर डी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, डी घटेगा तो आर घटेगा। तो यदि आपको कम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी बनानी है तो प्लेटों को क्या करिए, पास पास लगाइए, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कम होगा तो क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ समझिए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसके समानुपाती होता है, पहला। ठीक है, तो नोट कर लें, फिर दूसरे पे आते हैं इसके। चले देखिए दूसरा, पहला तो आपने समझ लिया कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, लेकिन दूसरी निर्भरता क्या है समझिए। दूसरी निर्भरता है कि जो ये प्लेट इसके अंदर विलयन में डूबे हैं, ये जो विलयन है इस विलयन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य, ये कहते हैं ना। तो इस विद्युत अपघट्य के अंदर ये जो प्लेट डूबे हैं, इन प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगर डूबे हुए भाग, प्लेटों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कम हुआ तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, और यदि डूबे हुए प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी उल्टा हो रहा है, प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा तो आंतरिक प्रतिरोध, और यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कम तो आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ उल्टा सेंस हो रहा है, तो क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ समानुपाती नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है वैद्युत अपघट्य विलयन में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल पर। दूसरी निर्भरता यही है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो वैद्युत अपघट्य विलयन में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस प्रकार से, आंतरिक प्रतिरोध डूबे प्लेटों
के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए जो प्लेट डूबे हैं इस विलयन के अंदर, उनका क्षेत्रफल क्या है, a है, तो आंतरिक प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा। a का मान बढ़ेगा तो R का मान कम हो जाएगा, a का मान कम होगा तो R का मान बढ़ जाएगा। ये दूसरी निर्भरता है, नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा भाग इसका, तीसरा इस पे निर्भर करेगा है। तीसरा है वैद्युत अपघट्य की इसके सांद्रता पर, जो वैद्युत अपघट्य ये विलयन है ना, इसके सांद्रता पर भी निर्भर करेगा। अगर ये विलयन ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और यदि ये विलयन कम गाढ़ा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसके सांद्रता पर भी निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। तो लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। जो भी विलयन आप यूज करेंगे उसकी सांद्रता के समानुपाती होगा। अगर उस सांद्रता को बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, सांद्रता को घटाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। तो यहाँ पर सांद्रता के लिए अगर हम K सिंबल यूज करें तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। पहले नोट करो, अभी सब आ रहे हैं, पहले लिख लो तब इसको एक्सप्लेन करें। आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखिए पहला जो पॉइंट आपका है वो ये कहता है प्लेटों के बीच की दूरी, यही आपने लिखा था ना, R प्रोपोर्शनल स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू d। तो ये इनके बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है ये तो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उनके बीच में अधिक आयन हो जाएंगे, धारा को चलने में प्रॉब्लम होगी, यानी उसकी गति धीमा हो जाएगी, क्योंकि बार बार आयनों से क्या करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो दो चीजें आपने पढ़ा है, एक प्लेटों का और दूसरा आपने पढ़ा है सांद्रता, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके घर में जब जो बैटरी लगी है, कभी ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो ऐसे क्लिप लगे होते हैं, पानी वाला लगे होते हैं ना, पानी जब ज्यादा होता है तो क्लिप ऊपर होता है, जब पानी नीचे कम हो जाता है तो क्लिप कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, होता है ना। तो फिर आपको पता हो जाता है, पानी लगे डाल देते हो, सही है। पानी क्यों डाल रहे हो, उसके दो रीजन। पहला रीजन ये है कि जब आप पानी डालोगे तो इस प्लेट के अधिक से अधिक भाग उसके अंदर क्या होंगे, डूब जाएंगे, सही बात है। ये जो प्लेट बैटरी में लगे हुए हैं, इस प्लेट के अधिक से अधिक भाग पानी में क्या होंगे, डूब जाएंगे, और जब अधिक क्षेत्रफल पानी में डूबेगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मालूम है ना। तो आप कहीं न कहीं अनजाने में सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कम कर रहे होते हो, समझ में आई बात। अगर आप सोचो पानी नहीं डालो उसके अंदर और धीरे धीरे पानी कम होता गया, प्लेट का बहुत कम भाग इसके अंदर डूबा हुआ है, तो जब बहुत कम भाग डूबेगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा ना तो वो बैटरी अपने अंदर चार्ज नहीं रोकेगी, समझ में आई बात, फर्दर डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, दौड़ते हो दुकान पे, भैया हमारा बैटरी देखिएगा, बार बार अभी चार्ज हो रहा है, अभी आधो घंटा नहीं चल रहा है तो बैठ जा रहा है। वो आता है, देखता है, देखिए पानी झोंक देता है, फिर बैटरी आपका बैकअप बना लेती है। क्यों?
क्योंकि जब पानी डालेगा उसके अंदर तो फिर इस प्लेट का अधिक भाग क्या होगा, पानी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। अब आंतरिक प्रतिरोध जब कम हो जाएगा तो इस बैटरी के अंदर एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक धारा को जाने के लिए पर्याप्त रास्ता मिल जाएगा और बैटरी करंट देती रहेगी। इसलिए हम उसमें पानी डालते हैं, पहला रीजन, ताकि इसका अधिक भाग प्लेट का पानी में क्या हो, डूबा रहे। समझ में आई बात? और डूबा होने से इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी हम आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए पानी डाल दिए। समझ में आ गई बात? दूसरा रीजन है सांद्रता। सांद्रता को ध्यान से समझिएगा। जब बैटरी में पानी डाला जाता है तो उसमें तेजाब मिलाया होता है। समझ में? ऐसा नहीं कि खाली नल के नीचे बैटरी ढह के भर के लग दीजिए, उससे नहीं होगा। उसमें तेजाब होता है। तेजाब का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा? तेजाब नहीं पता? याद रखना, तेजाब का सूत्र होता है H2SO4। पढ़े होंगे इसको। रासायनिक भाषा में हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। यही H2SO4 जो है तेजाब है। साधारण नाम तेजाब कहा जाता है इसको। समझ में आया? यही जो है बैटरी में डाला जाता है। अब सोचिए, जब ये पानी में डाला जाएगा H2SO4 तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा ऐसे, और ये आयन भी उस पानी में रहेंगे। ठीक? अगर H2SO4 ज्यादा हो गया और पानी कम हो गया, इसका मतलब कि हाइड्रोजन और सल्फेट जो ये आयन हैं वो पानी में ज्यादा हो गए। सुनाई बात? जब कोई विलयन गाढ़ा बनता है, जैसे चीनी का शरबत बना रहे हो, चीनी ज्यादा हो जाए पानी कम हो जाए तो विलयन कैसा हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा। मतलब चीनी के उसमें आयन ज्यादा हो गए। समझ में आया? उसी तरह से अगर आप प्योर H2SO4 डालोगे तो प्योर H2SO4 में क्या होगा, उसके आयन ज्यादा होंगे, और जब आयन ज्यादा होंगे और धारा जब इसके अंदर बहेगी तो अधिक आयनों से क्या करेगी, टकराएगी, और जब अधिक आयनों से टकराएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा तुरंत। समझ में आएगा? आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़े, हमको कम करना है। अगर कम नहीं करेंगे तो बैटरी बार बार डिस्चार्ज होगी, अपने अंदर धारा बहने नहीं देगी। तो उस आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए हम उस तेजाब में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। पानी जब मिलाएंगे, पानी ज्यादा करेंगे, तेजाब कम करेंगे, तो वो विलयन हो जाता है डाइल्यूट। केमिस्ट्री में उसको डाइल्यूट बोलते हैं, और अपने भाषा में समझिए क्या, हल्का गाढ़ा कहते हैं ना। इस तरह का विलयन बनाते हैं। ऐसा करने से आयन जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, धारा को चलने का जगह मिल जाएगा, धारा आसानी से प्रवाहित होगी। समझ में आई बात? तो पानी बैटरी में मिलाने के दो रीजन, पहला प्लेट का अधिक भाग उसमें डूबा रहे ताकि आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए, और दूसरा जो इसमें आपने मिलाया है H2SO4 वो कम गाढ़ा रहे। अधिक गाढ़ा होने से उसके आयन ज्यादा हो जाएंगे, और आयन ज्यादा होने से धारा को चलने में प्रॉब्लम होगी। मान लो इस कमरे में 2-3 बच्चे हैं, उधर एक इधर एक इधर, और एक बच्चे को कहा तेजी से दौड़ो तो दौड़ लेगा। लेकिन सोचो अगर इस कमरे में 100 बच्चे हों और कहा जाए तेजी से दौड़ो, दौड़ पाओगे? तो उसी तरह जब विलयन गाढ़ा हो जाएगा तो आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो धारा तेजी से नहीं चल पाएगी, तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब वही विलयन कम गाढ़ा होगा, आयन दूर दूर हो जाएंगे, तो धारा को चलने का रास्ता मिल जाएगा और आसानी से वो फ्लो करेगा। ठीक है? तो पानी मिलाने का यही दो रीजन होता है, ताकि आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए। आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होने से बैटरी बैकअप नहीं देगी, फट डिस्चार्ज हो जाएगी। थोड़ा सा यूज करेंगे, बंद, शट डाउन, फिर लाएंगे चार्ज करेंगे। तो आप सबसे पहले जब ऐसा कंडीशन आपके पास होता है
तो सबसे पहले आप बैटरी का पानी चेक करो, पानी कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर पानी मान लो ज़्यादा है और फिर भी बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, ठीक है, तब तो बैटरी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? बैटरी में कोई सोना चांदी नहीं है, कोई चुरा ले गया होगा? नहीं, ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट धीरे धीरे गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आप बैटरी को दुकान पे ले जाके नया प्लेट लगवा दो, फिर बैटरी बैकअप देगी। समझ में आया? तो इस तरह से हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बराबर बैटरी को चेक करते रहना चाहिए कि उसका पानी कहीं कम ना हो जाए। पानी कम हो जाएगा, धीरे धीरे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगेगा, और ज्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो बैटरी एकदम हार्ड हो जाएगी, खराब हो जाएगी हमेशा के लिए। और बराबर चेक करेंगे कि हाँ पानी है, कम है, ज्यादा है, तो आपका बैटरी मेंटेन रहेगा और लंबे समय तक बैकअप देगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध उसका बढ़ने नहीं देना है। अगर वो बढ़ जाएगा तो धारा को अंदर बहने नहीं देगा। जब धारा इसके अंदर नहीं बहेगी, इसके अंदर धारा नहीं बहेगी, तो ये तार में करंट नहीं आएगा, बैटरी शट डाउन हो जाएगी। समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है समझना। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभव को यदि आप ढंग से नहीं समझिएगा तो न्यूमेरिकल में फंस जाइएगा। दोनों का फॉर्मूला सेम मिलेगा, दोनों का मात्रक सेम मिलेगा, दोनों का विमीय सूत्र सेम मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो चीज हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है ये देखिए। ठीक है, सेल के टर्मिनल ये है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस टर्मिनल के बाहर जो आपने तार जोड़ा है ना, इसको बोलते हैं बाह्य परिपथ। क्या बोलते हैं? बाह्य परिपथ, यानी सेल के बाहर का परिपथ। सेल के अंदर भी धारा बहती है, इसको हम बोलते हैं आंतरिक परिपथ। सेल के अंदर भी धारा बह रही है, ठीक है, इसका मतलब सेल के अंदर भी परिपथ है, बिना परिपथ का धारा थोड़ी ना बहेगा। ठीक है, तो सेल के अंदर जो परिपथ है वो आंतरिक है, और जो सेल के बाहर परिपथ है वो बाह्य परिपथ है। और दोनों को जब मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण परिपथ। क्या कहेंगे? मतलब देखिए, संपूर्ण परिपथ की जब भी बात होगी तो इसका मतलब बाह्य परिपथ, ठीक है, प्लस आंतरिक परिपथ। समझिएगा, ये बाह्य परिपथ और ये, और दोनों को मिलाएंगे तो सेल जो है इस संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के धन आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा देगा या जितना कार्य करेगा, वो कार्य या वो ऊर्जा उस सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। ध्यान से सुनिए, सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में, और संपूर्ण परिपथ को मतलब समझ गए होंगे, अंदर बाहर सब, सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य, जो भी लिखना है दोनों में से कोई लिख सकते हैं, सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा
सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। संपूर्ण परिपथ में सेल एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा देगा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा, और उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? ई से। ठीक है, मान लीजिए कि संपूर्ण परिपथ में Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित करना है। इस संपूर्ण परिपथ में Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित करना है, और उसे प्रवाहित करने के लिए सेल कितना काम कर रहा है? तो 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य होगा? अरे भाई, Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में W ऊर्जा दे रहा है, तो 1 कूलाम को प्रवाहित करने में कितना ऊर्जा देगा? हाँ, Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में W जूल ऊर्जा दे रहा सेल पूरे परिपथ में। तो अगर पूरे परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करना हो तो कितनी ऊर्जा देगा? हाँ, अरे बकलुलवे, 10 आमेक दाम 20 रुपया, 1 आमेक दाम का किए 10 ठो आम है, एक दाम 20 रुपया, तो 1 आमेक दाम कैसे पता चला? किसमें? 20 में 10 से। इनकी हो यही चीज देखो, Q कूलाम आवेश को W जूल ऊर्जा खर्च लग रहा है, तो 1 कूलाम को कितना लगेगा? हाँ, W बटा, नहीं दिख रहा है भाई, 20 में 10 से भाग दिए तो लिखे 20 बटा, तो इधर W में Q से भाग दोगे तो W बटा Q नहीं हो जाएगा? तो ये प्राइमरी में पढ़ाया जाता, प्राइवेट में नहीं। तो लोग सब प्राइवेट स्कूले वाला हुआ, एज नहीं आवा था। साफ साफ कह रहा है कि अगर 10 आमेक दाम 20 रुपया तो 1 आमेक दाम 2 रुपया, कैसे? 20 बटा 10। उसी तरह से Q कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा देना पड़ा, तो 1 कूलाम को प्रवाहित करने के लिए कितना ऊर्जा होगा? W बटा, और 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल। वही ना विद्युत वाहक बल कहलाती है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा E बराबर W बटा, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत वाहक बल हमेशा किसकी बात करेगा? संपूर्ण परिपथ की। सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी आवेश को प्रवाहित करने में जितना ऊर्जा सेल देगा वो सब क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। ठीक है, फॉर्मूला W बटा Q। अगर आपसे पूछा जाए बताइए मात्रक, मात्रक क्या होगा? बताओ, मात्रक क्या होगा? अरे बाप रे बाप, हाँ, जूल प्रति मौसा, तो जूल प्रति यहाँ दिख नहीं रहा, Q है, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। हे भगवान, जूल प्रति कूलाम, या एक और मात्रक होगा वोल्ट। E का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विमीय सूत्र भी पूछ देता है, विमीय सूत्र बताइए। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? ऊपर जूल है, कार्य है, और कार्य का विमीय सूत्र होता है ml² T पे माइनस, और नीचे Q है, Q बराबर क्या होता है? AT। यही होता ना, AT को ऊपर ले जाओ तो m, L पे 2 घात पहले से है, T ऊपर जाएगा तो 1 माइनस और बढ़ जाएगा, A ऊपर जाएगा तो 1 माइनस, तो विमीय सूत्र क्या आ गया? m L पे 2 T पे माइनस 3 A पे माइनस, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला
सेल के अंदर विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है, बल की दिशा, सेल के अंदर विद्युत वाहक बल की दिशा किधर से? ऋण से धन की ओर होती है। ये ध्यान रखिएगा, ई का जो दिशा होता है सेल के अंदर, वो ऋण से किधर होता है? धन की ओर, सेल के अंदर। ठीक है, तो ये रहा विद्युत वाहक बल, उससे रिलेटेड मात्रक, द्विमीय सूत्र, उसकी दिशा सेल के अंदर। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि विद्युत वाहक बल क्या है, तो बस आसानी से बताइए सर, सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल का क्या कहलाएगी? विद्युत वाहक बल। जब भी विद्युत वाहक बल का बात होगा तो संपूर्ण परिपथ की बात होगी, केवल बाह्य परिपथ या केवल आंतरिक परिपथ की बात नहीं होगी, संपूर्ण की बात होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आगे। क्या इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है? जो इलेक्ट्रोड है ना ऋण धन, तो विद्युत सेल के अंदर वो ऋण से धन की ओर होता है।